इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ हैं जो लगातार असम को कवर करती रही, वहां से रिपोर्ट करती रही। विजय लक्ष्मी, ये एग्जिट पोल जो हमने असम के लिए किया है वो कितना ग्राउंड पर आपको नतीजों के करीब दिखता है? देखिए, बिल्कुल मैं ये जरूर कहूंगी कि बीजेपी के काम की लोग वहां पर बात करते हुए नजर आए। आप किसी भी मतदाता से बात करिए, वो सबसे पहली बात जो वो करता है वो सड़क की बात करता है। वो कहता है कि सड़कों का निर्माण जो है वो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असम में आई तब से हुआ। तो एक रोड डेवलपमेंट, अगर 100 मतदाताओं से अगर हम एक दिन में बात करें तो उसमें से 90 मतदाता तो सड़कों की बात करेंगे ही। उसके अलावा भी विकास की बात वहां पर लोग करते हैं और उसके साथ बीजेपी की बात भी करते हैं। हालांकि महाजोत भी है और जिस तरह से मैंने कहा कि अगर कागजों पे क्या क्या इशू हैं तो उस पे सीए सबसे ऊपर नजर आता है। लेकिन जैसा मैंने जो ऑब्जर्व किया, दिसंबर में जो एपिसेंटर थी, जो जगहें सीए प्रोटेस्ट की, वो जब इलेक्शन का दौर आते आते वो डाइल्यूट हो गया और लोग तमाम चीजों की, कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी ने कैसा काम किया उसको आंकने लगे बजाय के सीए की बात करने के। सीए जरूर एक सेंटिमेंट था जो आप काम का जिक्र कर रही हैं विजय लक्ष्मी, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वहां के जो सबसे पॉपुलर लीडर या चेहरा निकल कर आए वो तो आए हेमंत बिस्वा शर्मा। तो वहां पर जब आप लोगों ने पूछा होगा क्या लोग नाम किसका ले रहे थे, सोनोवाल का नाम ले रहे थे या हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम ले रहे थे या फिर मोदी के नाम पर ही वोटिंग हुई? देखिए, अगर मोटे तौर पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग बात करते हैं वहां पर, लेकिन उसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा काफी पॉपुलर हैं और क्योंकि कोविड काल था, वो हेल्थ मिनिस्टर थे और कोविड काल में कैसा काम भारतीय जनता पार्टी का रहा उसको लेकर के लोगों ने भी काफी असेसमेंट किए, या मतदाता या उनका पक्ष और विपक्ष क्या होगा वो भी एक आधार था। क्योंकि पूरे पैंडेमिक के दौरान ये चुनाव हुआ तो मतदाता ने ये बात अपने दिमाग में जरूर रखी कि पैंडेमिक में सरकार ने हमारे लिए क्या किया, सरकार कामयाब रही या नाकामयाब रही। तो ये तमाम मुद्दे। अच्छा विजय लक्ष्मी, कांग्रेस का हाल आपने कैसा देखा? कोई उनका एक चेहरा नजर आया? क्योंकि जो बदरुद्दीन अजमल है वही चेहरा नजर आ रहे थे विपक्ष के। देखिए, बदरुद्दीन अजमल तो चेहरा थे ही विपक्ष के, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो ऐसा कोई, क्योंकि बार बार बदरुद्दीन अजमल की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस क्योंकि बड़ी पार्टी है इसलिए अगर सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कांग्रेस पार्टी से होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये परिपाटी नहीं है पार्टी की, चुनाव के बाद ही विधायक दल जो है वो तय करता है कि मुख्यमंत्री का दावेदार या मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन चेहरा ना होने की वजह से जरूर एक कंफ्यूजन होता है। अगर आपके सामने एक क्लियर कट चेहरा हो, भले ही आप उसको अनाउंस ना और करें, जिस कंफ्यूजन का आप विजय लक्ष्मी जिक्र कर रही हैं वो हमने प्रचार में भी देखा कि जिस एग्रेशन की जरूरत थी असम में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस की तरफ से, वो प्रचार भी हमको नहीं दिखा। फिर हमने बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये कहते हुए भी सुना कि बीजेपी वहां की हुकूमत बचा लेगी। देखिए, प्रचार की मैं बात करूं तो प्रचार तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा गई, टी गार्डन वर्कर्स के खासतौर पर उन्होंने बात की और वो एक कनेक्ट भी मुझे दिखा। जब मैं गई, महिलाओं से मैंने बात की तो प्रियंका गांधी वाड्रा की वो बात करी थी, क्योंकि टी गार्डन वर्कर्स जो है हुसैन एक मेजर चंक है अगर आसाम की राजनीति की अगर हम बात करें, और इसीलिए चुनाव से महज पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे कांग्रेस पार्टी के 5 प्रोमिसेस हों या फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कैंपेन हो, तमाम देखिए चाय का आप जिक्र कर रही हैं और यहां पर हम चाय की चुस्की लेते तो पवन को भी देख रहे हैं। पवन भी गए नॉर्थ बंगाल में, अर्चना भी गई चाय बागान में। आप लोग तो बताइए, बंगाल की जो चाय बागान का इलाका है उन इलाकों में क्या मूड नजर आया? अर्चना आप शुरू करें, पवन तब तक चुस्की लेते रहे चाय की। देखिए, जितना इलाका है दार्जिलिंग से जलपाईगुड़िया पाइए तो यहाँ पर पूरे जो चाय बागानों का इलाका है, यहाँ पर बहुत समस्या है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि यहाँ पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है। जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। हालांकि कुछ लोगों ने अब छोटे स्तर पर शुरू किया है, लेकिन वहां पे जो सेंटीमेंट है तो नाराजगी दिखी थी मुझे जब मैं गई थी ममता बनर्जी के लिए। लोगों को लगता था कि काम नहीं किया है। चाय बागान के मजदूर कह रहे थे कि हमने, कुछ लोगों ने मिल के काम शुरू किया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार बदलेगी तो शायद हमारे लिए सोचेगी, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, कोई हमारी सुध नहीं लेता, हमारे पास कोई काम नहीं है। और खासतौर पर जो पिछला 1 साल रहा था, पूरा ये कोविड काल था, इस दौरान बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं ये चाय बागान के जो मजदूर हैं। और ज्यादातर जो वहां पे मजदूर मिले चाय बागान में जो काम कर रहे थे, जब आप निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से बात होती है, उनमें ज्यादातर लोगों में मैंने सेंटीमेंट देखा था कि उनको उस वक्त नाराजगी थी इस बात से लेकर कि ममता बनर्जी यहां रोड से निकल जाती हैं लेकिन वो कभी सुध लेने नहीं आती हमारी, कि हमारा क्या होगा, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। पवन, आप बताइए, आप जब गए तो आपने क्या कुछ महसूस किया? क्या इतने महीनों में कुछ सेंटीमेंट चेंज हुए या वही थे लोगों के?
अर्चना, अमूमन मुद्दे तो आपने बता दिए, लेकिन आपको उसी बात में मैं जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि उत्तर बंगाल को हमेशा इस तरह की हमने देखा, दार्जिलिंग या हो या जलपाईगुड़ी हो या बागडोगरा के आसपास का इलाका जो है, वहां हमने एक बात महसूस की कि उन्हें लगता है कि जो इंडस्ट्री को लेकर उदासीन रवैया लेफ्ट की सरकार के दौरान रहा था, वही उदासीनता ममता शासन के दौरान दिखाई दी। और जो जिस उम्मीद के साथ ममता को लेकर आए थे कि वो आएंगी तो इंडस्ट्री रिवाइव होगी, वैसा नहीं हुआ। कुछ उन्नयन होगा, एक बंगाली में शब्द है, वो नहीं हुआ। और जिस तरह के से जॉब सिक्योरिटी की बात है वो दिखाई नहीं दी। चाय बागान मालिकों के लिए या कर्मचारियों के लिए बीजेपी की तरफ से न्यूनतम वेतन की बात की गई है। और ये चाय बागान मजदूर वो मजदूर हैं जो पहले कभी लेफ्ट के साथ हुआ करते थे, क्योंकि वर्कर यूनियन की एक परंपरा परिपाटी चली आई है यहाँ पे। लेकिन ये वर्कर यूनियन शिफ्ट हुई बीजेपी की तरफ से। दार्जिलिंग से 3 बार बीजेपी के सांसद हैं, तो आप समझ सकते हैं। अगर आपने दार्जिलिंग का जिक्र किया, मैं आपको रोकना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि दार्जिलिंग का जो हम चुनाव देख रहे हैं वहां पर तो बीजेपी या फिर हम कहें कि टीएमसी नहीं लड़ रही, उनके जो सहयोगी हम कह सकते हैं एक तरह से उनके साथ हैं। अर्चना, आप भी वहां पर गई, पवन आप भी गए, आप दोनों ने बताया कि दार्जिलिंग में किस तरह का माहौल आप लोगों ने देखा है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि गोरखालैंड एक बहुत बड़ा इशू है वहां का। दार्जिलिंग में गोरखालैंड का जो इश्यू है वो बड़ा है, लेकिन अभी लोग जो है कुछ ये ज्यादातर सोचते हैं कि बीजेपी आएगी तो कुछ होगा। हालांकि बीजेपी ने खुल के कभी गोरखालैंड की बात को नहीं माना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो बीजेपी ने की है, तो लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो सुनेगी। इसलिए मोटे तौर पर मुझे ऐसा लगा कि जो वहां के गोरखा हैं, एक तो वो हिंदी भाषी हैं, ज्यादातर हिंदी बोलते हैं, तो वो बीजेपी के साथ जाने की बात करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से उनके नेता थे, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की, उसके बाद अगर कुछ समीकरण बदलेगा तो स्थिति अलग हो सकती है। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जो गोरखाज हैं वो ये मानते हैं कि वो अपना चुनावी फायदा, क्योंकि उनके ऊपर तमाम मुकदमे लगे हुए थे, इससे बचने के लिए वो टीएमसी के साथ चले गए। लेकिन अर्चना, साल 2016 के मुकाबले 2021 में हमने गोरखालैंड का जो आंदोलन है उसमें कोई खास आवाज हमको नहीं सुनाई दी, और इस बार बहुत खामोशी रही वहां पर। जबकि 2016 में मैं खुद दार्जिलिंग में था, उस वक्त वहां पर गोरखालैंड को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही थी। बहरहाल नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।